हम बात करते हैं बच्चे मेटल एंड नॉन मेटल्स की। देखो मेटल एंड नॉन मेटल्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को अपना रिकॉल करते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास टोटल क्या था, 118 एलिमेंट थे, 118 एलिमेंट। उन 118 एलिमेंट्स के अंदर से 90 मेटल्स थे। हमारे पास कितने थे टोटल, हमारे पास 90 मेटल्स थे और 22 नॉन मेटल्स हैं, और बाकी बचे हुए मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स कौन, जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं। ठीक है, अब मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। वापस से हम पीरियोडिक टेबल वाले पे जाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। मैं पहले एक बार वापस से पहले वो बता ही देता हूँ कि हम क्यों उसके बारे में बात कर रहे थे। जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं ना बच्चे, देखो बाकी पीरियोडिक टेबल सारा ठीक है, जो हमारा मेन 18th ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए काम कर रहता है, ये 18th ग्रुप की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऊपर चलो, यहाँ 2 एलिमेंट ऐसे थे, मतलब 2 अपने ग्रुप थे, और इसके ऊपर यहाँ हाइड्रोजन रखा हुआ था। यहाँ हमारे पास हीलियम था। ये 18th ग्रुप में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडन ऐसे थे। तो ये जो 18th ग्रुप होता है ना, ये हमारे क्या होते हैं बच्चे, नोबल गैसेस। इनकी रेफरेंस में चलता है सब कुछ। मेटल है, वो मेटल जैसी प्रॉपर्टी पोजेस कर रहा है, वो रिएक्टिविटी किस तरीके से काम कर रही है, वो सारा कुछ इनकी रेफरेंस में चलेगा। तो इनको ध्यान में रखना है। ये क्या होते थे हमारे नोबल गैसेस, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती थी, है ना, 288 ऐसे करके था कि नहीं। तो चाहे हमारे पास मेटल है, चाहे हमारे पास नॉन मेटल है, चाहे मेटलॉइड है, वो हर कोई इन जैसा बनने की कोशिश करेगा। ठीक है, उस कोशिश में क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा। आइदर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी, कोई एक्सेप्ट करेगी, कोई शेयर करेगी, और उन्हीं डोनेशन या फिर शेयरिंग से जो बनेगा वो हमारा कंपाउंड अकॉर्डिंगली बनता रहेगा। वही पूरा इस चैप्टर के अंदर वो चीज़ें भी चलेंगी। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में भी हमने किया था कि कोई चीज़ क्यों रिएक्ट कर रही होती है, क्योंकि उसे स्टेबल होना होता है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करनी होती है एंड ऑल। अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास आ गया है मेटल नॉन मेटल्स को पढ़ते हुए सबसे पहले अब हम मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। देखो बच्चे, मेटल्स में जनरली एक्सेप्ट मरकरी, अगर हम मरकरी को छोड़ दें तो हमारे पास मरकरी के अलावा सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, सॉलिड होंगे। ऑल दी मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी, एंड गैलियम भी होता है इसके अंदर। वो बहुत ज़्यादा, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। गैलियम का भी जैसे हाथ पे भी रखेंगे तो मेल्ट डाउन हो जाए, तो हम उसको भी कह सकते हैं कि वो लिक्विड रहेगा रूम टेम्परेचर में। अदरवाइज मरकरी है जो लिक्विड रहेगा हमारा रूम टेम्परेचर पे। दीज आर डक्टाइल, मेलेबल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मेरे पास एक मेटल है, मैं उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करूँ तो वो स्ट्रेच हो जाए, वो वायर में बन जाएगा, वो टूटेगा नहीं। डक्टाइल के बाद मेलेबल। मेलेबल का मतलब मैं उसको बार बार हैमर से मारता रहूँगा तो वो पतली शीट बन जाएगी, वो टूटेगा नहीं, बहुत पतली शीट बन सकती है। ठीक है, तो वो मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो डक्टाइल भी होते हैं और मेलेबल भी होती हैं। सोनरस मतलब जिनमें आवाज़ गूंजती है। जैसे अगर हम घंटी देखते हैं, मंदिर की घंटी होती है या जो स्कूल्स में बेल लगी होती हैं, वो मेनली जो हमारे मेटल की होती हैं। उसको अगर हम मारेंगे तो आवाज़ आती है, टन करके गूंजने की आवाज़ आती है, दैट इज सोनरस विच प्रोड्यूसेस साउंड। फिर लस्ट्रस, उनके अंदर नेचुरल शाइन होती है मेटल्स के अंदर, ये हमने देखा ही हुआ है, तभी वो हमारे ऑर्नामेंट्स के अंदर भी काम आता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा एक्सेप्ट सिलेरियम, गैलियम एंड फ्रेंशियम। तो अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, जो जनरली जो भी हमारे मेटल्स हैं वो हमेशा क्या रहेंगे बेटा, गुड कंडक्टर रहते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, मेटल्स हमेशा ही हमारे पास ज़्यादातर सारे गुड कंडक्टर रहते हैं एक्सेप्ट फॉर लेड एंड मरकरी। ये कंडक्टर्स हैं बट एक्सेप्शनली गुड कंडक्टर्स नहीं है, बाकी सारे बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं। हाई डेंसिटी रहती है। हाई डेंसिटी का मतलब अपने को समझ में आता है, डेंसर बहुत है, मास पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। लेकिन सोडियम और मरकरी के अलावा सोडियम जो रहता है वो तो इतना हल्का होता है कि उसको पानी में डालते हैं तो वो मेनली फ्लोट ही कर रहा होता है, लाइटर मेटल है, मतलब बोले तो उसकी डेंसिटी काफ़ी कम रहती है। मरकरी वैसे डेंसर है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन एज कंपेयर टू अदर मेटल्स इसकी डेंसिटी लो रहती है। हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव, अब ये थोड़ा सा ना, मतलब हम लिख देते हैं हाईली रिएक्टिव, लेकिन सारे ही मेटल बहुत रिएक्टिव नहीं है। यहाँ पे मैं अगर जो आयरन को हाथ में लेके बैठा हूँ, ऐसा नहीं है कि वो एकदम से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कुछ कर जाएगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स रिएक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं। इवन जैसे अगर हम नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, लेट अस अज्यूम पोटेशियम का लेते हैं, तो मैं पोटेशियम को अगर हाथ में रखूंगा तो वो एयर में जो ऑक्सीजन है, एयर में जो मॉइस्चर है, उससे ही रिएक्ट करके वो आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो इसके बाद ये हाईली रिएक्टिव में क्या है, जैसे पोटेशियम की बात कर रहे थे, वो एयर में ही आग पकड़ लेगा, इतना रिएक्टिव है। सोडियम है, पानी में डालो आग पकड़ लेगा। ठीक है, इवन अगर जो सोडियम वाला रिएक्शन देखना है तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो, उसका लिंक भी मैं तुम्हें दे दूंगा, देख लेना वहाँ पे।
तो उसमें हमने यही किया हुआ है, सोडियम था, पानी में डाला और वो फटाक से आग पकड़ लेता है। इतना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि वो ब्लास्ट करता है बिल्कुल, ठीक है। फिर आता है हमारे पास, लेकिन इसमें जैसे हम कहें ना कि सारे ही इतने रिएक्टिव हैं, सारे नहीं है, स्पेसिफिकली कुछ मेटल्स में बहुत हाई रिएक्टिव हैं, कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, कुछ लो रिएक्टिव हैं, लेकिन रिएक्टिव सारे हैं। फिर आता है आयनिक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। अब आयनिक बॉन्डिंग का मतलब क्या है? आयनिक बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? जिस टाइम पे हमारा मेटल रिएक्ट करेगा, देखो अल्टीमेटली क्या होना है, जो हमारे पास मेटल है, फिर से एग्जांपल सोडियम का लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 और 1, ये पता है? ये वाला पार्ट हमने 9th क्लास में थोड़ा बहुत किया था। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। 11 होने का मतलब फर्स्ट शेल में 2, अगले में 8 और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? नियॉन। सोडियम का नियरेस्ट नोबल गैस है नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 10। तो ये 11 वाला 10 जैसा बनने के लिए क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जब ये सोडियम अपने पास से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो सोडियम पॉजिटिव आयन बनाएगा कि नहीं? तो ये क्या बनाएगा? कैटाइन। ये क्या बनाएगा? हमारा कैटाइन। और कोई एक नॉन मेटल होगा जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो एनाइन बना लेगा। तो कैटाइन और एनाइन मिलकर आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कराते हैं। क्लियर है ये? तो इस तरीके से हमारा जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। तो मेटल्स में मेनली आयनिक बॉन्ड ही होगा ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम विच कैन बी कट विद नाइफ। मेटल्स बहुत हार्ड रहेंगे, लेकिन वही है, सोडियम और पोटेशियम है, इनकी डेंसिटी भी कम है और ये इजीली नाइफ से काटे जा सकते हैं। डन। अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो नॉन मेटल्स दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, ठीक है। जो भी होगा, मतलब ये किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड में आ सकते हैं, लिक्विड में आ सकते हैं, गैसियस में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास जैसे कार्बन है सॉलिड फॉर्म के अंदर होगा, ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, हाइड्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। नॉन डक्टाइल होते हैं एंड नॉन मेलेबल होते हैं। मतलब अगर मैं एक नॉन मेटल को खींचने की कोशिश करूं, लेट अस अज्यूम वुड है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन या कोल है, मैं उसको खींचने की कोशिश करूंगा, टूट जाएगा पर वो वायर नहीं बनेगा। मैं उसको हैमर से जब मारूंगा, हथौड़े से मारेंगे तो वो पतली शीट नहीं बनेगा, वो शेटर्ड हो जाएगा, पूरा टूट टूट के बिखर जाएगा। तो दे कैन नॉट बी एक्चुअली मोल्डेड इनटू शीट्स और वायर। तो वो नॉन डक्टाइल और नॉन मेलेबल है। नॉन सोनरस, हम मारेंगे किसी चीज को, आवाज आई लेकिन वो गूंजेगी नहीं, तो दैट इज नॉन सोनरस। नॉन लस्ट्रस एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा है कि जो बहुत ज्यादा शाइनी सा होता है, अदरवाइज सारे नॉन लस्ट्रस रहेंगे हमारे। लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन मेटल्स, कंपैरेटिवली मेटल से जल्दी मेल्ट डाउन हो जाएंगे। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है ना। कार्बन हमारा 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फुलरिन। तो जो ग्रेफाइट होता है वो कंडक्टर की फॉर्म होती है। ग्रेफाइट आता कहाँ है? पेंसिल के सिक्कों में, या जैसे है ना जो पेंसिल की लेड होती है वो ग्रेफाइट है और वो कंडक्टर होता है। बहुत गुड कंडक्टर नहीं है लेकिन जेन्युइन कंडक्टर होता है वो। उसके अलावा ज्यादातर सारे ही हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर्स हैं। फिर आता है लो डेंसिटी एक्सेप्ट डायमंड। फिर से वही कार्बन की एक फॉर्म। डायमंड सबसे ज्यादा डेंसर चीजों में से एक है, लेकिन उसके अलावा जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सारे हमारे पास लो डेंसिटी की चीजें हैं। नॉट वेरी रिएक्टिव। अब इसमें नॉट वेरी रिएक्टिव फिर ये एक ऐसा है कि भाई सारे ही नॉन मेटल बहुत लो रिएक्टिव हों, ऐसा नहीं है। कुछ नॉन मेटल्स हैं जो हाईली रिएक्टिव, लेकिन कंपेरेटिव टू मेटल्स थोड़ा हम इनको लो रिएक्टिव कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। अब कोवलेंट बॉन्डिंग का क्या लॉजिक होता है? भाई ये आपस में शेयरिंग करेंगे। जब जैसे अब H2 है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ एक और हाइड्रोजन आया। अब ये क्या करेगा? ये हीलियम जैसा बनने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा और दूसरा हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, यहां कोई आयंस नहीं बने हैं। जब एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल से बॉन्ड बनाएगा तो कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे वो एक दूसरे से, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। नॉन मेटल्स आर मेनली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। ज्यादातर नॉन मेटल सॉफ्ट रहेंगे, वो डायमंड हमारा एक्सेप्शनल आ गया जो बहुत हार्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बच्चा केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स की बात करते हैं। मेटल्स में जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैट मींस दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन दैट इज कैटाइन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कब बनेगा? जैसे अब यहां सोडियम का एग्जांपल दिया था कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो कैटाइन बनाया, तो कैटाइन बनाया, पॉजिटिव चार्ज आया, तो हम इसको क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पोजेस करेगा। फिर नॉन मेटल्स कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अब नॉन मेटल अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव चार्ज उनके पास आएगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
नेगेटिव चार्ज आ गया मतलब वो क्या बनाएंगे, एनाइन बनाएंगे। तो दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब दे पोजेस नेगेटिव चार्ज इन द कंबाइंड फॉर्म। डन है ये बात। तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो एनाइन बना लेगा। डन। मेटल्स हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। जितने भी मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम या फिर कोई और उसके आगे वाले मैग्नीशियम आ गया है, उसके आगे एल्यूमिनियम आ गया है, तो उन सब के पास आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 मेनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या मतलब 1, 2 या 3 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उनके जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल होगा उतनी ही वैलेंसी होगी। वैलेंसी क्या होते हैं, नंबर ऑफ, बेसिकली कंबाइनिंग कैपेसिटी कह देते हैं सिंपल भाषा में, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू गिव एंड टेक और टू शेयर टू गेट द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करने के लिए सोडियम के पास जैसे 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में तो वो 1 डोनेट करेगा, मैग्नीशियम के पास 2 है वो 2 डोनेट करेगा, एल्यूमिनियम के पास 3 है वो 3 डोनेट करेगा। तो उनकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। ठीक है, तो जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 है वो यानी कि वो मेटल्स हैं एंड दे ऑल विल फॉर्म कैटाइन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर हुआ। नॉन मेटल पे आउटर मोस्ट शेल में क्या होगा, 5, 6 और 7 रहेगा। 5, 6 और 7 में हमारे पास क्या रहता है, ये सारे हमारे पास क्या रहेंगे, नॉन मेटल्स रहेंगे। अब नॉन मेटल के अंदर जिसके पास 5 है, 6 है और 7 है, अब 5 वाला 8 बनाने के लिए क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। 6 वाला 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और 7 वाला 8 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इनकी वैलेंसी नॉन मेटल्स की कैसे निकलती है, 8 - 5, 8 - 6, 8 - 7। तो नॉन मेटल्स में आउटर मोस्ट शेल में जिसके पास 5, 6 और 7 रहेंगे और जिसके पास 4 रहेगा वो भी हमारा नॉन मेटालिक कैटेगरी में आएगा। जो कार्बन फैमिली होती है, कार्बन है, सिलिकॉन है, ये सारे हमारी जो कार्बन सिलिकॉन वाली फैमिली है वो सारी उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये गिव एंड टेक नहीं करेंगे, कार्बन वाली जो फैमिली रहेगी वो हमेशा शेयरिंग करेगी। ठीक है, ये मेटल और नॉन मेटल का कंसेप्ट समझ में आ गया। मेटल क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था तो कैटाइन बनाएगा। नॉन मेटल के लिए हमने क्लोरीन का एग्जाम्पल रख लिया। क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर होता है 17 एटॉमिक नंबर है, तो इसकी पहली शेल में 2, फिर 8 और फिर 7 है कि नहीं, समझ में आई ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, आर्गन। तो ये 18 जैसा बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और Cl नेगेटिव बनाएगा। तो ये बना हमारे पास कैटाइन, ये हमारे पास बना एनाइन, और कैटाइन और एनाइन मिलके क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड, जो कि एक सॉल्ट बन गया। फिर क्लियर है बात। इस तरीके से मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करेंगे। अब हम बात करें रिएक्शन ऑफ मेटल्स की। रिएक्शन ऑफ मेटल्स में सबसे पहले मेटल एयर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। देखो बच्चे, मेटल जब हमारे पास ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, एयर मतलब ऑक्सीजन स्पेसिफिकली, तो वो मेटल ऑक्साइड बना लेगा, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ऑक्सीडेशन याद है ना, केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर में हमने रिडॉक्स रिएक्शन वाला पार्ट पढ़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज मींस ऑक्सीडेशन। तो जो मेटल है वो एयर से जब रिएक्ट करेगा तो वो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी उसके साथ, तो उसकी ऑक्साइड बना लेगा। जैसे सोडियम है यहाँ पर, सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास, क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। मेटल और ऑक्सीजन मिलके हमेशा मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, वही सोडियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। और इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, बेसिक। इनका नेचर क्या होता है, बेसिक। ठीक है ना, एसिडिक और बेसिक पता है अपने को, तो ये बेसिक नेचर की ऑक्साइड्स होती हैं। रिएक्शन विद वाटर, अब देखो रिएक्शन विद वाटर में चीज़ें अलग अलग तरीके से होंगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई मैं सोडियम को पानी में डालूंगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ब्लास्ट होगा। पोटेशियम पानी में बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर मैंने एक आयरन नेल को पानी में डाला तो कुछ ऐसे ब्लास्ट वगैरह तो नहीं हो रहा है, रस्टिंग होगी वो भी बहुत दिनों बाद। एल्यूमिनियम को डालने डायरेक्टली कुछ नहीं होगा। तो दैट मीन्स वाटर के साथ रिएक्टिविटी का लेवल अलग अलग है। रिएक्टिविटी का लेवल अलग रखने के लिए हमने क्या किया ना, हम पहले एक चीज़ देखते हैं कि हम उनको ना ब्रेक कर लेते हैं कैटेगरी में। जैसे पहला, मेटल ऑक्साइड्स ऑन रिएक्शन विद वाटर फॉर्म एल्कलाइज। पहले इसकी बात कर लेते हैं। जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स बनी थी, जो हमारे पास ये मेटल ऑक्साइड्स बनी थी, अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एल्कलीज बन जाएंगे। एल्कलाइज क्या होती हैं, बेसिस। बेसिस को ही, जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं उनको हम एल्कलाइज कहते हैं, तो एल्कलाइज बना लेंगे। अब जो मेटल हैं, देखो मेटल हमारे पास कितने तरह के होंगे, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। अब जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे। नॉर्मल ठंडा पानी लिया, उसके अंदर सोडियम डाल दिया, पोटेशियम डाल दिया, कैल्शियम डाल दिया, फटाक से रिएक्ट कर जाएंगे। क्लियर है। लेकिन
जो हमारे पास मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, थोड़े ठीक ठीक से रिएक्टिव हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम। अब ये जो मैग्नीशियम है उसको अगर मुझे पानी से रिएक्ट कराना है तो मुझे हॉट वाटर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारे पास मॉडरेटरी रिएक्टिव जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हमें अगर पानी से रिएक्ट करना है तो हमें हॉट वाटर चाहिएगा। वो सिर्फ तभी रिएक्ट करेगा, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ही वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर मेरे पास अब आयरन है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये थोड़े लो रिएक्टिव हैं, अगर इनको मुझे रिएक्ट कराना है तो मुझे स्टीम चाहिएगी। अब देखो ठंडा पानी था, कम एनर्जी पोजेस कर रहा है, हॉट वाटर है, कंपैरेटिवली एनर्जाइज्ड वाटर है, स्टीम तो हाईली एक्टिवेटेड है, बहुत ज़्यादा एनर्जी पोजेस कर रही है वो। तो वो जब रिएक्ट करेगा उसके लिए हमें जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, आयरन, एल्यूमिनियम एंड जिंक, उनके लिए हमें स्टीम ही चाहिएगी, तभी वो रिएक्ट करेंगे। हमने जो मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में बात करी है, तो मेटल्स का हमने ये डिस्कस कर लिया है कि मेटल्स जो रहेंगे वो हॉट वाटर के साथ कौन रिएक्ट करेगा, कोल्ड के साथ कौन रिएक्ट करेगा और स्टीम के साथ कौन रिएक्ट करेगा। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि हमारा जो मेटल है वो कितना रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव था तो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा, मॉडरेटली रिएक्टिव है तो उसको हॉट वाटर लगेगा रिएक्ट होने के लिए, और अगर जो बहुत कम रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो उनको स्टीम लगेगा रिएक्ट करने के लिए। और जब भी वाटर के साथ अगर जो कोई मेटल रिएक्ट करता है तो हमारे पास हमेशा क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास अपने को पता है कि सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो +1 थी तो KOH बनेगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 थी तो MgOH ट्वाइस बनेगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 थी। अब यहाँ एक चीज़ देखने की है, एल्यूमिनियम और आयरन हाइड्रोक्साइड्स ना बना के ऑक्साइड्स बना रहे हैं, बाकी सारे जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल या मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड्स बना रहे हैं। डन है। और अगर ये एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर हमारे पास मेटल ऑक्साइड को मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो ये मिलके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। मतलब जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट करा दूंगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो सकती है वो। क्लियर है। तो जब भी हमारे पास जो भी हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स हैं, अगर मैं उसको वाटर में डाल दूंगा, वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो हमेशा वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। डन है। फिर आता है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। एसिड्स अपने को पता है क्या होते हैं बच्चे। एसिड्स जो रहेंगे, अगर हम अपने लेवल तक बात करें, एसिड्स आर समथिंग विच पोजेस हाइड्रोजन, और अगर जो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे दे विल डिसोसिएट टू गिव H पॉजिटिव आयन, है ना। तो एक मेटल है, अगर HCl से रिएक्ट करेगा तो ये मेटल वहाँ से हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन के साथ खुद बॉन्ड बना लेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। H पॉजिटिव एलिमिनेट हुआ, अब HCl में से H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव निकले हैं, एक और H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव निकला, ये H मिलके क्या बनाएंगे हमारे पास, ये अपने जो H निकले थे ये हमारे पास मिलके H2 गैस बना लेंगे, और ये जो क्लोरीन है ये आके हमारे मेटल के साथ रिएक्ट करा के क्लोराइड्स फॉर्म कराएगी, मेटल क्लोराइड फॉर्म करा देगी। डन है। अब जो मेटल क्लोराइड हुआ, बेसिकली मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल मिलके क्या बनेगा, सॉल्ट। तो जब भी हमारे पास एक मेटल, जब भी हमारे पास कोई मेटल हमारा रिएक्ट करेगा तो मेटल रिएक्ट करते हुए मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड ऑलवेज गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस इसलिए क्योंकि जो एसिड में से हाइड्रोजन निकलेंगे वो H2 बन के लिबरेट करेंगे, और जो मेटल है वो डाइल्यूट एसिड में जो नॉन मेटालिक पार्ट होगा उससे मिलके हमेशा सॉल्ट बना लेगा। जैसे मैग्नीशियम है वो क्लोरीन से मिलके MgCl2 बनाएगा, और जो H था वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। क्लियर है। कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर, ये 3 मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। कॉपर, मरकरी और सिल्वर, दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। डन है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम क्या कर रहा है, वही हाइड्रोजन के साथ, और क्लोरीन है यहाँ पे, तो सोडियम जाके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा NaCl, और साथ में हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। डन है। कॉपर है, अगर अब मुझे एसिड के साथ रिएक्ट करना है तो यहाँ पर डाइल्यूट ना लग के हमें क्या लगाना पड़ेगा, कंसनट्रेटेड एसिड लेना पड़ेगा। कंसनट्रेटेड क्या होता है, कंपैरेटिवली जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहते हैं ना, जिसके अंदर H पॉजिटिव आइंस की कंसनट्रेशन हाई होती है, जब वो डिसोसिएट करेगा तो H पॉजिटिव आइंस ज़्यादा देगा। तो अगर हमारे पास कॉपर, मैं H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ बोला था ना, कॉपर, मरकरी और सिल्वर ये सीधा सीधा डाइल्यूट के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो मैंने यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया। Cu अब क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो H2 तो निकल गया सेपरेट आउट हो गया, और साथ में कॉपर सल्फेट की हमारे पास फॉर्मेशन हो गई है। डन है। आयरन है,
कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा। अब देखो यहाँ एक नई चीज़ शुरू हो गई है, अब मैंने एसिड के साथ नहीं रिएक्ट किया, मैंने मेटल को सॉल्ट के साथ रिएक्ट किया। तो मैं यहाँ क्या दिखा रहा हूँ कि ये आयरन आके कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट बना लेगा, और अगर जिंक आएगा तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बनाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल आके डिस्प्लेस करे? अगर मैं उल्टा डाल दूँ, ZnSO4 के साथ अगर मैं आयरन डाल दूँ तो वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। उस डिस्प्लेस करने का लॉजिक क्या होता है बच्चे? वो होती है रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखो याद करने के अपने अपने तरीके हैं। फिलहाल जो हमें मतलब मैंने याद रखा हुआ वो ये है, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। उसके बाद है कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। ठीक है, मेरे को वो नीचे वाला भी कुछ राइम बनता होता है, वो फिलहाल याद नहीं है, तो मैंने रखा भी नहीं हुआ, मेरे को सीधा याद रहता है। वैसे तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन और कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। याद कैसे रखा हुआ है? गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव है इसलिए शाइनी रहता है। हम ज्वेलरीज वगैरह गोल्ड की क्यों पहनते हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो शाइनी है, क्योंकि शाइनी तो और मेटल्स भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। कॉपर को बहुत अच्छा रगड़ दो तो बहुत शाइन करेगा वो, लेकिन फ़र्क क्या है? कॉपर थोड़ी देर बाद ही डल होना शुरू हो जाएगा। जो हमारा लीस्ट रिएक्टिव मेटल है वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट होकर डल नहीं पड़ेगा, इसीलिए वो शाइनी रहेगा ज़्यादातर। फिर उसके बाद हमारा सिल्वर आ जाता है, फिर ऊपर मरकरी आता है, फिर कॉपर आता है। समझ में आई? तो वो इस ऑर्डर में मुझे याद है कि लीस्ट रिएक्टिव, फिर ऊपर की तरफ हाईली रिएक्टिव। पोटेशियम हवा में आती है आग पकड़ लेगा, हाईली रिएक्टिव। सोडियम पानी के साथ कांटेक्ट में आती है आग पकड़ लेगा, हाईली रिएक्टिव। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। डन। ये हमारा लीस्ट रिएक्टिव, वो हमारा हाईली रिएक्टिव। अब जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो किसी मेटल सॉल्ट में से अपने से कम रिएक्टिव मेटल को हटा देगा। कौन सा रिएक्ट कर पाएगा? सिर्फ जो हाईली रिएक्टिव मेटल है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पोटेशियम अगर सोडियम सॉल्ट के साथ डलेगा तो सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन इसके नीचे वाला कोई भी मेटल इतनी रिएक्टिविटी पोजेस नहीं करता है कि वो सोडियम को डिस्प्लेस कर पाए। सेम जैसे यहाँ हमने एग्जांपल लिया, अब जिंक और आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक से नीचे है, तो आयरन कभी भी जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर ये बात? तो इस बेसिस पे हमें पता चल जाता है कि कौन सा मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है और किसको नहीं कर सकता। अ मेटल कैन डिस्प्लेस ऑल द मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स विच आर बिलो और आफ्टर इट इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जो उसके नीचे हैं या उसके बाद हैं। डन। फिर है रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल्स। भाई देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल्स में क्या रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे और एक सॉल्ट बना लेंगे, है ना। मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। नॉन मेटल है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो वो क्या करेगा? मेटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटाइन बनाएगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एनाइन बनाएगा। डन है। और एक कैटाइन और एनाइन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और जो कंपाउंड बनेगा वो आयनिक कंपाउंड होता है। ये जो बनेगा वो क्या बनेगा? आयोनिक कंपाउंड। किसी तरह की दिक्कत? डन है। तो यहाँ पे जैसे अब अगर मैं मैग्नीशियम के बारे में बात करूँ, मैग्नीशियम है भाई 12 है एटॉमिक नंबर, तो 282 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन है, उस जैसा बनने के लिए तो इसको आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ अपने 2 लूज कर देगा, 2 लूज करेगा तो Mg2 पॉजिटिव बनाएगा। अब Mg2 पॉजिटिव जो आयन बना दिया है उसने, वो अब 2 क्लोरीन्स को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि क्लोरीन को तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो Cl के ऊपर चार्ज कितना था? माइनस, Mg के ऊपर 2। तो क्रिस क्रॉस 9th क्लास वाला मेथड याद है ना? यही होता है कि जिसके ऊपर अगर Mg के ऊपर 2 है, क्लोरीन के ऊपर 1 है, तो इसकी वैलेंसी इसके पैरों में, इसकी वैलेंसी इसके पैरों में, MgCl2 बन जाता है। एक्चुअल होता क्या है कि Mg भाई साहब के पास 2 इलेक्ट्रॉन से डोनेट करने के लिए, एक क्लोरीन को तो एक ही चाहिए, तो एक किसके पास और एक इसके पास, और MgCl2 फॉर्म हो जाता है। कोई दिक्कत परेशानी? ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से भी मैंने बता दिया और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से भी तुम्हें समझ में आ गया। मेटल एंड नॉन मेटल्स जो हमारे पास होते हैं ऑलवेज रिएक्ट टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, और आयनिक कंपाउंड का एक दूसरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। डन है ये बात?
यहाँ तक अब हमने एनसीईआरटी पेज नंबर 49 तक हम कवर कर चुके हैं, मतलब साथ ही साथ देखो नोट्स हैं ठीक है, बट एनसीईआरटी पक्का रीड करना है बच्चे, तो यहाँ तक एटलीस्ट हमने पढ़ लेनी है। और प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड तुम पढ़ के रखोगे। होता क्या है, मैं थोड़ा थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आयनिक कंपाउंड्स हैं, अगर सॉल्ट पानी में घोलेंगे तो आयंस में डिसोसिएट कर जाएंगे, आयंस में डिसोसिएट करेंगे तो कंडक्शन कराएंगे। वो याद है वो सॉल्ट वाटर ऑलवेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे पास 3 इडियट ने बहुत अच्छे से समझाया था। तो वो आयनिक जो हमारे पास सॉल्ट वाटर है वो क्यों कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि सॉल्ट अल्टीमेटली वाटर में जाकर डिसोसिएट कर जाएगा आयंस में। आयंस क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स, पॉजिटिव नेगेटिव है, चार्ज कैरियर है तो वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कराएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, रीड कर लेनी है, डाउट्स होंगे तो बता देना मुझे। अब जैसे मैंने मेटल्स को रिएक्टिविटी की भाषा में अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि भाई मेटल्स हमारे पास हाईली रिएक्टिव होंगे, है ना, जो ऊपर जो वाटर के साथ रिएक्शन वाला केस बताया था मैंने, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स में से हैं। बीच में आएंगे मॉडरेटली रिएक्टिव जो कि जिंक, आयरन, लेड और कॉपर है, ठीक है, और लीस्ट रिएक्टिव हमारे पास सिल्वर और गोल्ड है। डन है। अब इससे होगा क्या, देखो एक्चुअल में क्या होता है ना बच्चे, जिस टाइम पे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये छोटा सा पार्ट है मेटलर्जी का। अब अगर हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब देखो मेटल्स मिलते कहाँ हैं, ज़मीन में कहीं ना कहीं, है ना, कहीं ना कहीं रॉक्स के अंदर है, ज़मीन के अंदर है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं खोद रहा हूँ और खोदते खोदते एकदम से देखा अरे मुबारक हो हमें सोने की कड़ा बना हुआ मिल गया, ऐसे तो नहीं मिलेगा। हमें कोई एग्जैक्टली यूटेंसिल बना हुआ तो नहीं मिलेगा, हमें किसी रॉ फॉर्म में मिलेगा। अब रॉ फॉर्म में जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल हमेशा किसी ना किसी के साथ तो कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि रिएक्टिव है वो। जब इतना रिएक्टिव है तो नॉन रिएक्टिव फॉर्म में, मतलब अकेला तो नेटिव स्टेट में तो मिलना बहुत मुश्किल है। तो जितने भी हमारे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, वो केमिकली रिएक्ट हुए मिलेंगे हमें किसी ना किसी के साथ। तो जो हाईली रिएक्टिव हैं, केमिकली किसी ना किसी के साथ रिएक्ट हुए मिले हैं, उनको अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो मुझे उनके आयंस को तोड़ना पड़ेगा, उनको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं हम सॉल्यूशन को, एंड जो आयंस होंगे वो डिसोसिएट कर जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस हमारा किसके लिए लगेगा, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, मॉडरेटली रिएक्टिव हमारे पास जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर, ये जो मेटल्स हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है कि बॉन्डेड आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा इनका। ये मेनली रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलेंगे हमें। ऑक्साइड्स की फॉर्म में कैसे, मेटल है, एयर में जो भी ऑक्सीजन अवेलेबल थी, जो ज़मीन के अंदर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन अवेलेबल थी, ये उसके साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बना के बैठे होंगे। जिंक ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड्स हैं, लेड ऑक्साइड्स है। तो इनको ऑक्सीजन हटानी है इनके पास से। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता था, रिडक्शन। यही था ना, हमने केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर में पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन में कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो हम इनकी रिडक्शन करा देंगे। रिडक्शन कराने के लिए कोई तो चाहिए यहां से ऑक्सीजन लेने वाला, हमने वो रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया कार्बन, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इनको रिड्यूस करा देगा। वो इनके पास से ऑक्सीजन ले लेगा। डन, ये बात समझ में आई है। तो ये रिडक्शन हो जाएगी यूजिंग कार्बन। डन है। फिर आता है लीस्ट रिएक्टिव, भाई सिल्वर और गोल्ड, ये हमें नेटिव स्टेट में मिल जाते हैं। मतलब मेनली गैंग पार्टिकल्स वगैरह लगे होंगे, कुछ और ऐसी चीज़ें लगी होगी जो हाइड्रोलिक वॉशिंग या नॉर्मल वॉशिंग से क्लियर हो जाएगी, लेकिन इनको हमें रिड्यूस कराने की या इलेक्ट्रोलाइज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डन है ये। द एलिमेंट्स और द कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। ठीक है, अल्टीमेटली हमें जो मिलते हैं वो मिनरल्स मिल रहे हैं। अब मिनरल्स भी और ओर्स में अब फर्क क्या है, हम नॉर्मली बात करें तो कि ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखो जब नेचर में हमें मिल रहे हैं तो मिनरल्स कुछ ऐसी फॉर्म में या इस डेप्थ में जाके या किसी ऐसी फॉर्म में मिलते हैं जिनसे मेटल्स को निकालना बहुत आसान है, और दूसरा मिनरल है जिससे निकालना बहुत मुश्किल है। भाई मैंने 5,000 का सोना निकाला, 6,000 रुपये खर्च के, कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। या मैंने 5,000 का सोना एक्सट्रैक्ट किया लेकिन वो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, टाइम बहुत लग गया, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो स्पेसिफिकली वो वाले मिनरल्स बेसिकली जिससे हम प्रॉफिटेबली और थोड़ा इजी पैटर्न के साथ हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें, उन मिनरल्स को हम क्या कहते हैं, ओर्स। तो ओर्स अल्टीमेटली हैं तो मिनरल्स, लेकिन वो वाले मिनरल्स जिनसे हम प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो हमारे पास दोज मिनरल्स
फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। डन है ये। ऑल दी ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल दी मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ठीक है, क्योंकि ओर्स तो वही है जिससे हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाए, लेकिन हर मिनरल से तो नहीं प्रॉफिटेबली निकाल पाएंगे, इसलिए ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। डन है ये। अब हम बात कर रहे हैं बेटा ओर्स के ऊपर। ओर्स हमारे पास जो हैं उनमें सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, बेसिकली हम मेटलर्जी के प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, मेटल्स का एक्सट्रैक्ट करने की। सबसे पहले मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, उनके ओर्स को निकाला। अब वो जब हमारे पास मिले तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस करानी पड़ेगी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन और किया। सबसे पहले एक्चुअली प्रोसेस सीधा यहाँ नहीं पहुँचता, पहले क्या होता है, ओर निकला, उसको हमने वॉश किया, उसमें से गैंग पार्टिकल से डस्ट पार्टिकल थे सैंड वाला, वो सेपरेट आउट कर दिया, फिर उसको क्रश किया जाता है, ग्राइंड करते हैं, हीट करते हैं, मोल्टन स्टेट में पहुंचाते हैं। क्योंकि अगर जो उसे क्रश कर देंगे, मेल्ट डाउन, उसको फिर उसके बाद फिर वॉश करेंगे, हाइड्रोलिक वॉशिंग के थ्रू डालेंगे, तो उसके अंदर से सारा ही डस्ट निकल जाएगा, प्योर ओर मिल जाएगा हमें। अब उस प्योर ओर को हमने बहुत हीट कर दिया, मोल्टन स्टेट में आ गया। अब उस मोल्टन स्टेट की हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस करी तो हमें प्योर मेटल मिल गया। डन है। जो मॉडरेटली रिएक्टिव थे, मीडियम मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स दो तरीके की फॉर्म में मिलेंगे। कुछ तो मेटल्स मिलेंगे जो कार्बोनेट ओर्स होंगे, कुछ होंगे जो सल्फेट ओर्स होंगे, कुछ होंगे जैसे CO3 के साथ रिएक्ट कर रखे हैं, कुछ हैं जो SO4 के साथ रिएक्ट कर रखे हैं, सल्फर के साथ रिएक्ट कर रखे हैं। तो कार्बोनेट ओर्स या सल्फाइड ओर्स होंगे। तो जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं उनकी हम करते हैं कैल्सिनेशन, और जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनकी हम करते हैं रोस्टिंग। देखो, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में हीट करना है, बहुत ज़्यादा हीट करनी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक उन्हें हीट करना है। फ़र्क क्या है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में जो रोस्टिंग होती है उसमें हम ओपन एयर में करते हैं, हम कहते हैं ना रोस्ट कर दिया, खुले में रोस्ट कर रहे हैं, दैट इज रोस्टिंग। और अगर हम एक बंद डब्बे में रोस्ट करें जहां लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी, दैट इज कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग बोथ आर द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग हीट। बहुत ज़्यादा हीट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीट कर रहे हैं उसे, लेकिन रोस्टिंग ओपन एनवायरनमेंट में करते हैं जहां एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, कैल्सिनेशन होती है विद द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर बात है? तो अगर हम अब हीट करेंगे तो उसमें से सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स हट जाएंगे, सिर्फ ऑक्सीजन रह जाएगी मेटल के साथ। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल मिल गई। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल को कार्बन के साथ या किसी और चीज़ के साथ जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है उसके साथ रिएक्ट करा देंगे तो हमारा रिडक्शन हो जाएगा और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के साथ हमें प्योर मेटल मिल जाएगा लास्ट में। डन है। फिर आता है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। अब लो रिएक्टिविटी है वो सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में मिलेंगे हमें ज़्यादातर। तो क्या करेंगे, रोस्टिंग करा, हीट किया, हीट कराते ही हमें मेटल मिल गया, उसको रिफाइन कर लेंगे, प्योर मेटल हमें मिल जाएगा। क्लियर है? अब इन्हीं में मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा था कि गैंग पार्टिकल्स होंगे, उनको सेपरेट करो। गैंग पार्टिकल या गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं बेसिकली, इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एक्सेट्रा प्रेजेंट इन द ओर माइंड फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड गैंग पार्टिकल्स। अब सीधा से इनको तो हाइड्रोलिक वॉशिंग से करेंगे तब भी रिमूव हो जाता है। फिर है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी इन द एक्टिविटी सीरीज, या फिर अनरिएक्टिव या लो रिएक्टिव मेटल्स की हम बात कर रहे हैं। अब वही जो ऊपर किया था उसी को प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझते जाएंगे। यहाँ पे है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। सीधा हीट कर दो भाई। जैसे ये देखो सल्फाइड था मेरे पास, मान लो इसका नाम क्या है बेटा, सिनाबार। सिनाबार क्या है, ये ओर ऑफ मरकरी। ठीक है, Hg है ना, ओर ऑफ मरकरी, तो इसका नाम है सिनाबार, ये याद रखने हैं। और अब मैंने क्या किया, HgS था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर दिया, हीट किया तो मरकरी ऑक्साइड बन गया, सल्फर से पीछा छूट गया। अब क्या करना है, फिर फर्दर हीट किया तो प्योर मरकरी मिल गया, ऑक्सीजन सेपरेट आउट हो गई। डन है, सिंपल प्रोसेस। कॉपर सल्फाइड था, हीट किया मतलब रोस्टिंग कर दी एक तरह से, हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड मिल गया, और फर्दर हीट किया या CuS मतलब वही पूरा उसके साथ और हीट करते गए तो प्योर कॉपर मिलता गया हमें। डन है, सल्फर डाइऑक्साइड सेपरेट आउट होता जाएगा। फिर है एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। अब देखो बेटा, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में हमारे पास क्या रहेगा, दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स इन द नेचर, यही था। तो द मेटल सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स एंड देन हीटेड। यही करते हैं इसमें भी, सेम कहानी, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग वाली।
सल्फाइड्स और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग इट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। और प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर को हम क्या कहते हैं? रोस्टिंग। द कार्बोनेट ओर्स और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर एंड दिस इज नोन एज कैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, इसका डिफरेंस आ सकता है पेपर में और बहुत आसान है याद रखना। अगर याद रखने का तरीका चाहिए तो एक वर्ड बहुत फेमस है आजकल, तो रोस्ट करना है, रोस्ट करेंगे, रोस्ट करेंगे। यूट्यूबर्स रोस्ट करते हैं। रोस्ट करना मतलब पब्लिकली, खुले में, जहां बहुत सारी एयर है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस। कैल्सिनेशन भाई बंद कमरे में, छोटे डब्बे में, जहां थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है या है ही नहीं, दैट इज कैल्सिनेशन। डन है। तो रोस्टिंग में हमारे पास क्या हुआ? जिंक सल्फाइड था, ऑक्सीजन के साथ हीट किया, मतलब इन दी ओपन एयर हमने हीट किया तो जिंक ऑक्साइड मिल गया, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड सेपरेट आउट हो गया। अब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट किया, CO सेपरेट आउट हो गया और जिंक हमारी मिल गई। डन है। कैल्सिनेशन, जिंक कार्बोनेट था, सल्फाइड्स थे तो रोस्टिंग चाहिए, कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, तो हीट करेंगे इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ मैंने O2 नहीं लिखा इस बार, है ना। तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट आउट हो गया, और जिंक ऑक्साइड को फिर फर्दर कार्बन से रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्योर जिंक मिल गया। डन है। फिर है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, मतलब हाईली रिएक्टिव, वही सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, वो वाले जो पार्ट था अपना हाईली रिएक्टिव के लिए। तो ये हाईली रिएक्टिव की जो हम बात कर रहे हैं, हाईली रिएक्टिव में हमारे पास है these metals are extracted by electrolytic reduction. Electrolytic reduction मतलब for example sodium, magnesium, calcium are obtained by electrolysis of their molten chlorides. ठीक है, these metals are deposited at cathode and chloride is liberated at anode. अब ये कैथोड और एनोड क्या बोला है, नई चीज़ आ गई है तो समझाता हूँ। देखो देखो बच्चे, हमारे पास है क्या बेसिकली, हमने क्या किया, जो हमारे पास मेटल था और जो उसके साथ मतलब और उसकी अपना क्लोराइड्स की, ऑक्साइड्स की, जो भी फॉर्म में था, हमने क्या किया, उसे बीट किया, हीट किया, मोल्टन स्टेट में लाए और हमने यहाँ इसमें डाल दिया। ऊपर से हमने क्या दे दी? इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिसिटी देते हुए हम मेन कर क्या रहे हैं, ये जो हमारे पास पार्ट है, ये जो पार्ट है हमारे पास, इनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स। ये अपने पास पार्ट क्या बचा? इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये सारा हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं। डन है। ये हमारा क्या है? ये भी एक इलेक्ट्रोड है। डन है। दोनों तरफ हमारे पास इलेक्ट्रोड है, एक ये आ गया, एक ये आ गया। अब इलेक्ट्रोड हमें रखने कौन से हैं? जैसे अगर यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, और किसकी करनी है? बेसिकली मुझे प्योर कॉपर एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैंने कॉपर स्ट्रिप ही रखी है। यहाँ पे क्या रखा है? प्योर कॉपर स्ट्रिप। और यहाँ पे हमने एनोड के अंदर इम्प्योर कॉपर रखा है, जिसकी हमें इलेक्ट्रोलिसिस करानी है, जिसको बेसिकली हमें इसमें से कॉपर निकाल लेना है। ठीक है, बीच में हमने यहाँ पे क्या रखा है? एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4। ठीक है, इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला हुआ है। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के बाद मैंने प्योर कॉपर को कनेक्ट किया नेगेटिव से। जब नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो क्या होता है? कैथोड। पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये बन गया एनोड। ये क्लियर है? नेगेटिव वाला कैथोड, पॉजिटिव वाला एनोड, इलेक्ट्रोलिसिस में ये। और अब प्योर कॉपर यहां पे था। अब हुआ क्या? देखो, टैंक के अंदर हमने यहाँ पे क्या डाला हुआ? इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट जो हमने रखा हुआ है वो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था। ये डन है, ये पता चला है क्या। अब एपरेटस के बाद चलते हैं। देखो, मेटल हमेशा किस पे रहेगा बेटा? कैथोड पे। मेटल हमेशा किस पे रहेगा? कैथोड पे। और जो हमारा इम्प्योर रहेगा वो हमने एनोड पे डाल दिया। नॉन मेटल हमारा रहेगा हमेशा एनोड पे। ठीक है, यहाँ हमारा ऑब्वियसली नॉन मेटल वाला पार्ट नहीं है, वो वैसे मैं बता रहा हूँ कि मेटल हमेशा हम कैथोड पे रखेंगे, नॉन मेटल एनोड पे रखेंगे। तो हमने यहाँ पे प्योर कॉपर स्ट्रिप को कैथोड पे रखा है, इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप को हमने एनोड पे रखा हुआ फिलहाल। अब होगा क्या? जैसे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में रहेगा क्या, जो हमारा कॉपर है एक्चुअल में क्या होगा, जैसे अब मैंने बैटरी से कनेक्ट किया बच्चा, अब लॉजिक समझो, कॉपर का तो एक बहुत सही सा प्रोसेस है, जैसे उसे मौका मिलेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा वो। तो कॉपर जो रहेगा वो कॉपर क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया और वो Cu2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में बन गया। वो कॉपर अब क्या करेगा? अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना है, तो ये जो हमारा कॉपर है, ये वाला, ये कॉपर इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी नेगेटिव से कनेक्टेड है।
तो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, उल्टा एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन ये जो इम्प्योर कॉपर था ना, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर भेज सकता है किसी तरीके से। और अगर ऐसा करेगा तो यहां से जो कॉपर था, अगर वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा तो Cu2 पॉजिटिव बन के एक्वस फॉर्म में नहीं आ जाएगा, है ना। अगर मेटल ने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं तो वो क्या हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करके एक्वस फॉर्म में यहाँ आ गया अपने पास। तो अपने पास Cu2 पॉजिटिव आके सॉल्यूशन में घुल गया। बहुत बढ़िया। अब अगर जो Cu2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में घुलेगा तो यहाँ से देखो, ये तो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है पूरा पार्ट। नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होने का मतलब क्या है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे भरपूर मात्रा में, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव जो सॉल्यूशन के अंदर Cu2 पॉजिटिव था, वो ऊपर से बैटरी में से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और Cu सॉलिड फॉर्म में कैथोड पर आकर यहाँ जमना शुरू हो जाएगा। समझ में आई है। अब यहां से यानी कि कॉपर डिसोसिएट हो के इस पे जमना शुरू हो गया, ऐसे ही होगा। एक तरह से इनडायरेक्टली कॉपर यहीं पहुंच गया और जो डस्ट पार्टिकल, जो अनवांटेड पार्टिकल थे, इम्प्योर जो था, वो आके यहाँ नीचे गिर गया। समझ में आई है। तो धीरे धीरे यहां से ये ब्रेक करके सारा कॉपर इस पे आ जाएगा। डन है। यही जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर भी हम यही करते होते हैं। तो ये समझ में आ गया इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। चलो बहुत बढ़िया। तो NaCl में भी जैसे होगा, अगर मैं एग्जांपल दूं तो देखो हमारे पास Na है, Na हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा अगर सॉल्यूशन के अंदर है तो Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। Cl नेगेटिव है, वो क्या करेगा, Cl मिलके Cl2 बना लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन साथ में निकल जाएंगे उसके पास से। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या रहेगा बच्चे, इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है। डन है। ये हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कर दिया। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो एक छोटा सा पार्ट है कोरोजन वाला। कोरोजन हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ था। कोरोजन क्या होता है, बेसिकली उसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन होता है जिस टाइम पे कोई मेटल है ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेता है ना, जो लेयर फॉर्म हो जाती है। कैसी लेयर, जो बेसिकली मेटल की ऑक्साइड होती है। वो अगर वो मेटल की ऑक्साइड ऐसी हो कि वो बनती जाए और ब्रेक होती जाए तो पूरा मेटल ही खराब हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आयरन, अगर आयरन है वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड .XH2 आ जाएगा, जो कि रस्ट होता है, ब्राउन कलर की जो लेयर होती है, और वो बहुत वीक होती है स्ट्रेंथ में, वो ब्रेक करती रहती है, टूट जाती है ना। लेकिन हमेशा ही कोरोजन बुरा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम खराब क्यों नहीं होता, जैसे अपने पास यहाँ पे ये एल्यूमिनियम लगा हुआ है, वो दीवारों पे लगा रहे हैं या बर्तन लगा रहे हैं, वो खराब नहीं होते जल्दी से। वो क्यों होता है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ना तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। अब वो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना वो नॉन रिएक्टिव होती है। तो यानी कि जैसे ही एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनी, वो और ऑक्सीजन और मॉइस्चर को तो आने ही नहीं दे रही है, वो तो प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है, तो वो बिल्कुल हमेशा के लिए ठीक हो गया। आयरन के केस में क्या बुरा है, आयरन के केस में वो जो रस्टिंग होने के बाद जो ब्राउन लेयर बनती है वो बहुत वीक है, उसको हाथ लगाओ टूटना शुरू कर देती है वो, तो इसलिए गड़बड़ है इसकी ज़्यादा। क्लियर है ये। चलो फिर आता है हमारे पास बच्चे लास्ट टॉपिक है अलॉय। अलॉयज क्या होते हैं, अलॉयज होते हैं इट इज़ द मिक्सचर ऑफ मेटल, नॉन मेटल और मेटल इन द सर्टेन प्रोपोर्शन सो एज टू गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे स्टील एक एग्जांपल है, हमें 2 मेटल्स को इस तरीके से मिक्स करना है कि भाई उनका वेट, जैसे अब गाड़ी के अलॉयज बनाते हैं, स्ट्रेंथ रहे आयरन वाली, वेट रहे एल्यूमिनियम वाला, है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का बहुत है, लेकिन एल्यूमिनियम को जोर से दबाओ तो क्रश हो जाएगा। या इवन ज्वेलरीज बनती है, हम हमेशा 24 कैरेट की ज्वेलरीज नहीं पहनते हैं, 22 कैरेट की पहनते हैं ना, 22 कैरेट की। क्यों, 24 कैरेट का जो गोल्ड होगा ना उसकी स्ट्रेंथ बहुत वीक है। अगर मान लो किसी ने कान में पहना हुआ, हल्का सा भी दबेगा वो पिचक जाएगा, शेप खराब हो जाएगा सारा। तो इसलिए उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ डालेंगे जिससे वो स्ट्रेंथ आए उसके अंदर थोड़ी बहुत, तो वो 22 कैरेट रखा जाता है। फिर 2% उसके अंदर जो भी रहेगा, जो बाकी पार्ट है वो इम्प्योरिटी ऐड कर दें। हाँ, जो प्योर फॉर्म में रहती हैं वो।